हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवाज अकेडमी। एक मरतबा फिर से हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कल हमने इसका जो है एक हिस्सा देखा था पार्ट 1 और आज ये आपका पार्ट 2 होगा जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स एग्जाम रिलेटेड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कल का अगर वीडियो आपने देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहें कि हमने वो देखा और कैसा लगा, ये भी कहें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल बिल्कुल जो है नया है, मैंने अभी तक ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं किया है, पहली कोशिश कर रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ज़रूर शेयर करें कि कैसा लग रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ एक साथ डाल दूँगा। और बहुत सारे और भी पीडीएफ्स में डालने वाला हूँ वहाँ पे, एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इफ़ यू नीड देम यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन विल बी इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन from question number 11. I guess कल हमने किए थे 10 questions, so today we are going to start from question number 11. This was the last question that we discussed in the previous lecture. Today we are going to start from here. Under the act, police and public order in the UT of Jammu and Kashmir fall under the jurisdiction of. So this is the first question. This says police and public order. अगर हम देखेंगे 2019 का जो एक्ट है हमारा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट यूटी की, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी चीज़ पे भी लॉ यानी कि कानून बना सकते हैं एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। दीज आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन पे कौन हमें ये लॉज वगैरह बना के देता है? दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इनको एलजी खुद देखता है और एलजी रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को और इसके थ्रू ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है चला लेती है। तो ये आपको याद रखना है कि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। दिस डो नॉट कम अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के। हाई कोर्ट भी इस पर नहीं कर सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है। हाई कोर्ट तो जो है जुडिशियल काम करते हैं, उसके अंदर भी नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in the Rajya Sabha according to the first schedule? जो कल मैंने आपको बोला था हमारे डिफरेंट शेड्यूल्स है, 5 शेड्यूल्स, और फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है हमारा वो बताता है आपको कि कितनी सीट्स आपको राज्यसभा में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को कितनी सीट्स राज्यसभा में मिलेंगी। ये आपका शेड्यूल 1 आपको बोलता है। कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है सीट शेयरिंग यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे राज्यसभा में हमारी 4 सीट्स पहले से थी और 4 सीट्स अभी भी हैं राज्यसभा में हमारी जे.एंड.के की, तो ये याद रखना है। और ये सेक्शन नंबर 9 आपको बोलता है सीट्स एलोकेटेड इन राज्यसभा, वो आपका सेक्शन 9 आता है। और शेड्यूल आता है, ये शेड्यूल फर्स्ट में आता है, शेड्यूल फर्स्ट में आता है जो यहाँ पे लिखा गया, और सेक्शन आपका 9 होगा। ये भी आप ध्यान देंगे। 4 सीट्स आर गिवन टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The delimitation of constituencies in the UT of J&K was determined based on the census figures of which year? आपको बोल रहा है कि जो delimitation constituencies का यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक्ट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो constituencies हैं उनकी जो बाउंड्री है वो नए से ड्रॉ कर दी गई, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं delimitation। तो ये जो हुआ ये कौन सी सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ? जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली डिलिमिटेशन में क्या कंसिडर किया जाएगा? पॉपुलेशन की, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी पॉपुलेशन है तो उसी को कंसिडर किया जाता है। और पॉपुलेशन हमें कौन बताता है? सेंसस बताती है। तो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन हुआ वो हुआ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। इसको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ये याद रखना है इसको हमेशा के लिए। और अभी जो है ये आपको ये सिर्फ 2011 सेंसस पर डिलिमिटेशन सिर्फ जे.एंड.के में अभी तक हुआ है और किसी स्टेट में नहीं हुआ है। हालांकि डिलिमिटेशन 1981 से इंडिया में रुका हुआ है, 1981 के बाद डिलिमिटेशन अभी नहीं हुआ है, वो अब 2026 के बाद होने वाला है और वो देखेंगे फिर कब होगा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया की। फिलहाल जे.एंड.के की अगर हम बात करेंगे तो ये एज पर 2011 सेंसस हुआ। विच ऑफिसर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के? ये भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जब उनको ऑफिस का ओथ लेना होता है तो कौन सा ऑफिसर उसका ओथ जो है एडमिनिस्टर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं करते, चीफ जस्टिस ऑफ इसको, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आपका है। आप तो जब भी कोई गवर्नर आता है, नया गवर्नर यहाँ पे, तो ऑफिस में जाने से पहले उनको एक ओथ लेना पड़ता है और वो ओथ उनको एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जिसको चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट करते हैं ओथ लेने के लिए, किसकी? एलजी की ओथ लेने के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैंने आपको कल भी बोला था, यहाँ हमारे जो सीएम है इनका जब ओथ होता है तो वहाँ पे एडमिनिस्टर कौन करेगा? यहाँ पे एलजी करता है एडमिनिस्टर, ठीक है। तो इनका ओथ एलजी लेता है, लेकिन एलजी को ओथ अगर देना होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कराता है उस काम को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द 5th शेड्यूल हाउ मेनी सेंट्रल लॉज वेर मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के? ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है।
5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितने सेंट्रल लॉज जो हैं जे में एप्लीकेबल हुए। कल हमने पढ़ा था 5th शेड्यूल हमें बताता है कि लॉज एप्लीकेबल टू सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू जे यूटी, तो शेड्यूल भी याद रखना है, 5th शेड्यूल में आता है ये, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्स पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब बात यह है कि कितने शेड्यूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हुए। अगर मैं बात करूँ तो हम 106, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 106 सेंट्रल लॉज जो है वो मेड यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिए गए। इसको साथ साथ ये भी याद रखना है कि 153 स्टेट लॉज जो हैं वो रिपील किए गए। 153 यहाँ पे ऑप्शन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 153 स्टेट लॉज जो थे यहाँ पे पहले, जो 2019 से पहले यहाँ पे चालू थे, यहाँ पे चल रहे थे, एप्लीकेबल थे, उनको रिपील कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि स्पेशल स्टेट जब हमारा गया 370 और उसके बाद 35AB, तो इसके बाद काफ़ी सारे ऐसे लॉज थे जिनको इन्होंने रिपील कर दिया, जो हमारी LG के एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, तो 153 स्टेट लॉज रिपील हो गए, ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ लॉज जो पहले के थे 166 लॉज, ये जो पहले के स्टेट लॉज थे ये अभी भी लागू हैं, ये अभी भी लागू हैं। ये स्टेट लॉज थे, ये अभी चालू हैं, इनको रिपील नहीं किया गया, और ये जो है इनको रिपील किया गया 153 को। 106 नए कानून जो हैं यहाँ पे लागू कर दिए गए, जो कि बाकी इंडिया में भी लागू पहले से ही थे और यहाँ पे 2019 के बाद इन्होंने लागू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिप्रेजेंट वुमन इफ दे आर नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड। तो आपको बताना है कि कितने मेंबर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, स्पेशली फ्रॉम द वुमन की रिप्रेजेंटेशन अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा नहीं है, कम है, तो कितने जो है वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा जो गवर्नर होता है वो नॉमिनेट कर सकता है, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर हो जाए किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसका आंसर है 2, ठीक है। ये आपका सेक्शन 15 बताता है, एक्ट का सेक्शन 15 बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वुमेंस के लिए अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो दो वुमेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। So the next question is, who was the first lieutenant governor of the Union Territory of Ladakh? So the first lieutenant governor of Union Territory of Ladakh was, yes, options आपको दिए गए, GC मुर्मू, RK माथुर, BD मिश्रा, आनंदीभाई पटेल. So the right option here would be, this is a static portion and you have to remember these sort of questions. Here the right option is RK Mathur. Right option is RK Mathur. You know that this GC Murmu was the first Lieutenant Governor of J&K UT. Remember this also, this we have already discussed yesterday. Going to question number 18, the High Court of Jammu and Kashmir shall serve as, you know that this, the High Court of Jammu and Kashmir now serves as the common High Court for both UT of J&K and UT of Ladakh. This comes under section 75. Section 75 of the act describes this, that the High Court, first of all जो स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो हाई कोर्ट अब होगा वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी देखेगा और यूटी ऑफ लद्दाख के भी केसेस या जुरिस्डिक्शन उसको होगी। तो ये आपको याद रखना है, कॉमन हाई कोर्ट अब बना है जे&के और लद्दाख का। इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये सेक्शन नंबर 75 में आता है आपका दिस कॉमन हाई कोर्ट। अगर पार्ट की बात करें, कभी कभी पार्ट पूछते हैं, तो यह आपका पार्ट जो याद रखना है वो रखना है पार्ट 8, सेक्शन नंबर 75 पार्ट नंबर 8, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर लोकेटेड टू द यूटी ऑफ लद्दाख। लोकसभा सीट्स हमने डिस्कस किया अभी, राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा सीट्स में आपने क्या याद रखा, राज्यसभा सीट्स में ये याद रखा कि यूटी ऑफ जे&के को 4 राज्यसभा सीट्स मिली हैं। कितनी? 4 राज्यसभा सीट्स मिली हैं यूटी ऑफ जे&के को। राज्यसभा की सीट यूटी ऑफ लद्दाख को कोई नहीं, यूटी ऑफ लद्दाख को कुछ नहीं। अब हम लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा के लिए आपको याद रखना है हमारे जे&के यूटी को 5 सीट्स मिले हैं। कितनी सीट्स मिले हैं? 5 सीट्स। और जो लोकसभा यूटी ऑफ लद्दाख जो है वहाँ पे उनको 1 सीट मिली है लद्दाख की यूटी को, और जे&के की यूटी को 5 सीट्स मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन होगा 1, दैट इज़ ए। और ये कौन डिस्क्राइब करता है, जैसे हमने अभी देखा था सेक्शन 9, दैट मीन्स जो एलोकेट करता है क्या सीट्स, किसको? राज्यसभा की सीट्स एलोकेट करता है जे&के की यूटी को, सेक्शन 9 ऑफ द जो जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। इसी तरह से सेक्शन 10 देखता है आपका सीट्स इन द लोकसभा। सेक्शन नंबर 10 हमें ये बताता है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कि हमें कितनी सीट्स मिली हैं लोकसभा में, जिसमें जे&के की यूटी को 5 और लद्दाख की यूटी को 1। सो रिमेंबर दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड टू पास द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है, कल मैंने ये पूरा डिस्कस किया कौन सा आर्टिकल यूज हुआ था जे&के रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल थी उसको लाने के पीछे, कौन सा एक्ट का कौन से आर्टिकल का यूज़ किया था पार्लियामेंट ने, ठीक है,
किसने? पार्लियामेंट, क्योंकि एक्ट किसने लाया था? पार्लियामेंट ने लाया था। और कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ये भी बताएं कि किस तरह से और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं इस कंटेंट में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वगैरह, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक पूरा देख ही लिया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।